नमस्कार दोस्तों। प्रथम आईएएस के इस प्रथम वीडियो में आपका स्वागत है। यह चैनल एस्पिरेंट्स को क्वालिटी कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस चैनल का एक पर्पज़ ये है कि हम ये मानते हैं कि हमें किसी भी विषय वस्तु को प्री मेंस दोनों के इंटीग्रेटेड अप्रोच में समझना चाहिए, जिससे कि हमारी मेंस की समझ बढ़े। तो इसलिए हमने इस वीडियो को, करंट अफेयर्स की इस वीडियो को 2 हिस्सों में बाँटा है। पहला हिस्सा हम प्री के लिए रखेंगे और दूसरा हिस्सा हम मेंस के लिए रखेंगे। तो मेंस में जो मुद्दे इस समय मतलब हाइलाइटेड हैं, जो अभी चल रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ी-थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको पता लग सके कि इस पे अगर कोई सवाल आएगा तो किस तरह का सवाल आएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी जॉर्डन का दौरा किया है। तो जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, और जॉर्डन का जब हम लोकेशन देखेंगे तो हम देखते हैं कि जॉर्डन जो है मेडिटेरेनियन के ईस्ट साइड लोकेटेड है। हालांकि जॉर्डन की बाउंड्री, ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जॉर्डन जो है मेडिटेरेनियन सी से जॉर्डन की बाउंड्री नहीं लगती है। तो जॉर्डन की बाउंड्री किससे किससे लगती है? जॉर्डन की बाउंड्री लगती है, आप देखेंगे, सीरिया से, इराक से, सऊदी अरेबिया से, इज़राइल से और फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक से। और साथ ही साथ इसके बॉर्डर्स जो मतलब जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें आप देखेंगे कि रेड सी से लगता है। और इसमें एक फेमस जो प्लेस आपको पता होगा कि डेड सी भी यहीं पे लोकेटेड है। तो जॉर्डन के क्राउन प्रिंस का नाम भी देख लीजिए, अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय। तो जॉर्डन से हमारे जो इंडिया के संबंध हैं, तो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जॉर्डन में इंडिया चाहता है कि वेस्ट एशिया में अपना जो है आउटरीच बढ़ाए। तो जॉर्डन के साथ हम फार्मास्यूटिकल्स में कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और जॉर्डन, क्योंकि इंडिया जो है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में इंडिया को थोड़ी एक्सपर्टीज़ है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऐसा वो था कि जॉर्डन को हम इस चीज़ में हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर के फील्ड में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। गुजरात ने जो है बैन लगा दिया है किस पे? टोबैको कोन्स और रोलिंग पेपर पे। रोलिंग पेपर और टोबैको कोन्स जो होते हैं, ये टोबैको को रोल करके स्मोक करने वाले एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अगर टोबैको कोन्स और रोलिंग पेपर पर अगर बैन लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि इट विल अफेक्ट द जो भी लोग स्मोक करते हैं। तो ये एक तरह से डिसकंटिन्यू करने का एक तरीका है गुजरात का। और फिर हम देखते हैं अगला न्यूज़ है, गेट्स फाउंडेशन इंडिया की न्यू डायरेक्टर बनी है अर्चना व्यास। हालांकि ये छोटे एग्जाम्स जैसे होते हैं, जिसमें वन लाइनर्स पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी में तो हार्डली कभी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, लेकिन पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो लिख देते हैं, हो सकता है कि कभी क्या पता कहीं फंसी जाए। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मनरेगा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था, इसका नाम बदला गया है और सर्टेन फंडामेंटल्स ऑफ दिस स्कीम हैव आल्सो बीन चेंज्ड। मतलब इसके कुछ मूलभूत परिवर्तन भी हुए हैं, जो भी जानने वाली बात है। अब इसका नाम है वीबी जी राम जी। तो अब पूरा इसको देखते हैं क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये इसका अब नया नाम है। एक्चुअली क्या है कि इसमें चेंजेस इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं क्योंकि पहले कभी आप आमतौर पे आप लोगों ने कभी अगर ऐसा ऑब्जर्व किया हो कि एग्रीकल्चरल जब सीजन्स आते थे तो एग्रीकल्चरल लेबर की कमी पड़ जाती थी गांव में, रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे मनरेगा का कोई ना कोई काम चलता होता था जिसमें अश्योर्ड जॉब था। उसको कोई भी अगर वर्कर है तो उसको मिस नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी इनरोल्ड इन दैट। तो अभी क्या है, इस नए स्कीम में 60 डेज एग्रीकल्चरल सीजन पॉज लिया गया है, ताकि एग्रीकल्चर के जो जो समय है उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो गांव में। और क्योंकि अगर 100 और 125 जो भी शायद एक्सटेंड होने का इसका है, तो अगर वो दिन रहेंगे और साथ साथ अगर एग्रीकल्चर लैंड में काम करने का भी मौका मिलेगा तो एवरेज वर्किंग डेज बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक है। और कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी इसमें सुधारी गई हैं, जिसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा, जो कि मैं कुछ दिन बाद बनाऊंगा इस पर एक अच्छा सा वीडियो, ताकि आप लोग को इससे फ़ायदा मिले। फिर हम देखेंगे अगला न्यूज़ है ओजेम्पिक इंजेक्शन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंजेक्शन जो है, इसका नाम है ओजेम्पिक, और ये बनाया है नोवो नोर्डिस्क। ध्यान देने वाली बात है कि एक डेनिश कंपनी है। ये इंजेक्शन करेगा क्या? क्यों ये बहुत न्यूज़ में था? क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज़ को रेगुलेट करेगा।
हफ्ते में शायद मुझे लगता है हफ्ते में 1 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, और ये कि अराउंड 2500 के आसपास इस इंजेक्शन का रेट था। तो ये डायबिटीज़ और वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो ओजेम्पिक इंजेक्शन, नोवो नोर्डिस्क और ये डेनमार्क की कंपनी है। 3 चीज़ें आप जानते रहिएगा। 96 रामसर साइट है हमारा सिलीसेड। सिलीसेड है अलवर राजस्थान में। ये एक लेक है जिसको 1845 में राजा विनय सिंह ने बनाया था वाटर सप्लाई के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है अभी दिया गया है अनंत अंबानी को फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आप जानते हैं कि इनका एक इनिशिएटिव है वंतारा। अभी जब हमारे देश में लियोनेल मेसी आए थे, लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज, जो कि अगर आप लोग फुटबॉल के फ़ैन होंगे तो बिल्कुल जानते होंगे दोनों प्लेयर्स को, तो उनको भी ये लेके गए थे अनंत अंबानी वहाँ पे। तो उन लोगों ने भी वंतारा को देखा और देखा कि वहाँ पे कैसे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रिजर्व किया जा रहा है। फिर हम आगे देखते हैं कि भारत का ध्रुव 64 एक इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है जिसको डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC जिसको बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम मिशन के तहत। देखिए, इंडिया को माइक्रो प्रोसेसर में अभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। हालांकि अभी हाल ही में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए भी गए हैं। सेमिकॉन इंडिया और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग कोलेबोरेशन भी किए गए हैं फॉक्सकॉन से, अलग अलग कंपनी से। तो अब जो कि अब जानते हैं कि AI और आने वाले समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बहुत ही मतलब कहने बहुत ही एक बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा चेंजेज आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री को अपने बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे इंडिया जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसके लिए ध्रुव 64 जो हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है, ये एक मतलब प्रेज़वर्दी कदम है। अब फिर आप नेक्स्ट देखेंगे 20th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के को प्रिजर्व करने के लिए समिट हुई थी यूनेस्को की, ये नई दिल्ली में हुई है। तो पहली बार ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये पहली दफ़ा नई दिल्ली में हुआ है, इससे पहले ऐसे समिट नहीं हुए थे। तो ये 8 से 13 दिसंबर तक हुआ था। तो जगह जाननी ज़रूरी है, बैठक जाननी ज़रूरी है, बाकी तो इसके बारे में ऐसा कुछ वो नहीं है। और फिर देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है सेकंड स्टेट बन गया है जो नक्सल फ्री, जिसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि वो नक्सल फ्री है। देखेंगे कुछ सालों पहले नक्सल बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू हुआ करता था, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आप झारखंड और इस तरह के स्टेट्स जो इन बिटवीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थे। लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस, इंक्लूसिव पॉलिसीज़, आई वुड से, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए बहुत सारे पॉलिसी, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आए थे, और अभी कई सारे माइनिंग से रिलेटेड स्कीम्स आई थी जिनमें ऐसे भी प्रावधान थे कि माइनिंग से रिलेटेड जो प्रॉफिट्स हैं उनका शेयर उनके डेवलपमेंट में लगना चाहिए। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये इन सारी पॉलिसीज़ ने कलेक्टिवली काम किया है। तो मध्य प्रदेश ने अपने आप को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया है, और ऐसा डिक्लेयर करने वाला फर्स्ट स्टेट है कर्नाटका। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब ये है WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप। इंडिया ने हांगकांग को 3-0 से हराया है और गोल्ड मेडल इसमें मतलब जीता है। इंडिया गेट्स गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जो है ये स्क्वैश वर्ल्ड कप, ये चेन्नई में हुआ था। तो इंडिया इसका विनर है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप चेन्नई में हुआ था, इंडिया ने जीता है हांगकांग को हरा के। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि कुछ एग्जाम्स में पूछा भी जाए। अब हम बात करेंगे मेंस के लिए। देखिए, ऐसा है कि आज जब मैं इसको नोट कर रहा था तो मुझे ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए न्यूज़ नहीं लगी। हालांकि मेंस के लिए मैं कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग जान लें कि ऐसे इश्यूज हैं पूछे जा सकते हैं। तो एक हॉलिस्टिक, मैं धीरे धीरे इस पर आऊँगा कि मैं एक ऐसा हॉलिस्टिक वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आए और अच्छे से समझ में आए, ताकि मेंस के लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। मेंस के लिए हम देखेंगे कि अभी एक बिल बहुत ज़्यादा चर्चा में है जिसका नाम है शांति बिल। शांति बिल है, लेकिन जो इसका नेचर है वो उससे बिल्कुल अपोजिट है। तो शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। ठीक है। तो अब इसमें
एक्चुअली देखिए, अब मैं आपको इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर एनर्जी को अपने टोटल शेयर में बढ़ाना चाहता है, जो कि अभी फ़िलहाल 3% है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया के एनएपीसीसी और आईएनडीसी और पेरिस क्लाइमेट में बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट्स थे, जैसे पंचमित्र और जितने भी इस तरह के इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, उसमें इंडिया का कमिटमेंट है कि इंडिया जो है अपने जो फॉसिल फ्यूल्स के शेयर को घटाएगा, बाकी चीज़ों को बढ़ाएगा। तो इसी बिड में इंडिया चाहता है कि हमारा जो थर्मल पावर प्रोडक्शन है, जो कि 50% से ज़्यादा है टोटल पावर प्रोडक्शन में, ये कम हो। क्योंकि अभी जैसे दिल्ली के पॉल्यूशन को हम देखते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम अल्टरनेटिव सोर्सेस को तलाशें। तो इंडिया ने इसमें इस बिल को लाने का इंडिया का मेन पर्पज़ ये है कि हम सॉवरेन फंड्स को अट्रैक्ट करें इंडिया में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने के लिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वो होते हैं जो मतलब कंपैरेटिवली स्मॉलर पावर्स के होते हैं और जिन्हें छोटी-छोटी जगहों पे इंस्टॉल किया जा सके, जो काफ़ी कॉम्पैक्ट हों और एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके। तो इसलिए इंडिया वांट्स टू अपस्केल न्यूक्लियर एनर्जी शेयर। तो अगर ऐसा इंडिया करेगा तो इंडिया आईएनडीसी के चैलेंजेस को मीट करेगा और फॉसिल फ्यूल पे इंडिया का रिलायंस कम होगा, तो हर तरह से इंडिया के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसमें ये जानना है कि क्या है अभी, चूँकि बिल के स्टेज में है, लेकिन क्यों लाया गया है इसका नेचर आपको जानना ज़रूरी है, ताकि अभी कभी अगर ऐसे सवाल भी आएँ मेंस में, इवन इफ द बिल हैज़ नॉट बिकम एन एक्ट, यू कैन मेंशन इट एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन द पर्पज़ ड्यू टू विच द बिल हैज़ बीन ब्रॉट। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं बॉन्डी बीच इंसिडेंट। बॉन्डी बीच इंसिडेंट को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आपको ये जानना है कि आखिर मॉडर्न सोसाइटी में भी इशू ऑफ रेडिकलाइजेशन क्यों फेमस हो रहा है, क्यों मतलब आई मीन टू से क्यों लोग इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट पेपर का कंटेंट हो सकता है। फिलहाल एज ऑफ नाउ आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा इस इश्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द फैक्टर विच इज़ लीडिंग टू द rise of radicalization in modern society in spite of people being very well off and living in very highly developed cities also। फिर हम देखते हैं ग्रैब 4 जो कि दिल्ली में अभी फ़िलहाल इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर एक है इंडिगो का इशू एक चल रहा है, इंडिगो का फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस एज पर सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR पॉलिसी ऑफ 2024, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया ताकि स्टाफ को, पायलट्स को रेस्ट मिल सके। इसकी वजह से इंडिगो और फ्लाइट्स में जो भी डिले हुई, इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे क्या होंगे, लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होंगे। तो क्योंकि अभी हमने देखा कि एक जो फ़्लाइट मिसहैप हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, जो फ़्लाइट लंदन जा रही थी, तो मे बी समहाउ दैट मे ऑल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर्स कि ऐसा लगा हो कि जैसे कि पायलट्स और हमारा स्टाफ जो है वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के चेंजेस हमें, इस तरह की पॉलिसी हमें इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा पायलट्स और हमारे स्टाफ जो हैं वो रेस्ट कर पाएँ और एविएशन जो है अच्छे तरीके से चल पाए। तो इसलिए ये भी एक इशू है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर हम देखते हैं दिल्ली पॉल्यूशन। आप इसके बारे में क्या क्या आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी कैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि चारों तरफ की हवाएं आके दिल्ली में लॉक हो जा रही हैं, स्टबल बर्निंग, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट में दिल्ली की तरफ आ रहा है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हर तरफ जो है हाई प्रेशर का एक विंटर्स की वजह से एक हाई प्रेशर का जोन बना हुआ है। तो हाई प्रेशर के जोन में एयर मोबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये एक रीज़न हो गया, और भी सारे रीजंस हैं। और फिर हम देखेंगे कि एक इसमें मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहता था कि दिल्ली पॉल्यूशन में व्हीकलर एमिशन का क्या रोल है। क्योंकि जब आप भी दिल्ली जाएँ तो आप देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ व्हीकल्स। तो अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि कमीशन ऑन एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने कहा है कि दिल्ली में अराउंड 2.88 करोड़ व्हीकल्स हैं दिल्ली NCR में, ठीक है, जिसमें से 93% जो शेयर है वो कार और बाइक्स का है, जिसको लाइट मोटर व्हीकल्स बोलते हैं। और उसमें से भी 1/3 ऑफ द व्हीकल्स जो हैं वो BS3 और ओल्डर हैं, यानी कि वो पॉल्यूशन के मानक के हिसाब से बहुत पुराने समय की गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी चल रही हैं। तो एक्चुअली इसमें इशू ये है कि जो BS3 और उससे पुरानी गाड़ियां हैं उनमें 10 टाइम्स
आई थिंक समवेयर इट इज़ अराउंड 15 टाइम्स एंड 20 टाइम्स ऑल्सो, बट तो इसलिए ये भी इशू हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज ये हमारा पहला वीडियो ख़त्म हो रहा है, और फिर हम अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा रिफ़ाइन करके और आपके लिए इसको और ज़्यादा एडवांस करके लेकर आएंगे। और आज के लिए पेशेंटली सुनने के लिए, और आपको जो भी इसमें अच्छा लगे इसे आप अपने नोट्स में बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा। और मैं चाहूँगा कि मेंस के लिए जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आप उस पर एक एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करें और ख़ुद उसको लिखें, ताकि आपके आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।